स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में हम लोग बेसिस डायमेंशन डिफाइन किए थे, है ना। मेनली लास्ट क्लास जो था वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने पे स्पेंड किए थे। अभी के लिए हम लोग बेसिस और डायमेंशन एक बार, है ना, बेसिस हमने डिफाइन किया था। तो आपको याद होगा कि वी कोई वेक्टर स्पेस है एंड सेट बी इज कॉल्ड बेसिस इफ एंड ओनली बी इज द लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, स्पैन ऑफ सेट बी शुड बी इक्वल टू वेक्टर स्पेस। ये था। तो एक दो रिजल्ट लिखा देता हूँ बेसिस डायमेंशन पे, फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द रो स्पेस, व्हाट इज द कॉलम स्पेस। एक्चुअली रो स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको रो रैंक बोलते हैं, जो कल हमने डिफाइन किया था रो रैंक को। और जो कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसको कॉलम रैंक बोलते हैं, और वही रैंक के इक्वल होता है ना। तो कल हमने थोड़ा सा रैंक भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन में आ गया था इसीलिए। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिस डायमेंशन कुछ थ्योरम लिख लो। तो हम लोग एक बार बस मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग बेसिस लिख रहे थे लास्ट टाइम, है ना। तो ये लिखा था कि अ सेट, मान लो एस इज बेसिस इफ एंड ओनली, पहली कंडीशन ये थी कि एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एंड दूसरी कंडीशन थी कि स्पैन ऑफ सेट एस इज वी। यही है। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। और फिर मैं डायमेंशन डिफाइन किया था। डायमेंशन, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वी कोई वेक्टर स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और डायमेंशन था, डायमेंशन ऑफ वी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे, यही था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, ये डिफाइन किया था। कुछ रिजल्ट देखो, तो जैसे एक दो मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रो स्पेस कॉलम स्पेस डिफाइन करेंगे। फिर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज रो रैंक विच इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस इज द कॉलम रैंक विच इज कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। नल स्पेस हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था। तो डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एंड रैंक प्लस नलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि लास्ट क्लास में ना ओवरव्यू देखा था इसका। उसी को मैं अभी Sir, थोड़ा, dimension is the number of free variable. हाँ, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, और बेसिस क्या होता है, स्पैनिंग सेट होता है। तो ईच फ्री वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट स्पैन में आएगा। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, हाँ, जो लिख रहे थे क्वेश्चंस करने के टाइम पे हम ये देखते हैं कितने फ्री वेरिएबल है, हाँ क्योंकि हाँ, yes ईच sir. वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक स्पैनिंग वेक्टर मिलेगा। तो दैट मेनी स्पैनिंग वेक्टर्स होगा उस सेट में, तो वो बेसिस बना लेगा। तो कुछ रिजल्ट लिख देता हूँ। तो बेसिस तो एक तो आपने लिख ही लिया था। जैसे एक वेक्टर स्पेस आर एन है, एग्जाम्पल का देखिए। जैसे वेक्टर स्पेस है आर एन, आर एन क्या होता है, इट्स अ एन टपल्स x1 x2 xn सच दैट xi इज रियल नंबर। तो अगर आप देखो इसमें कितने वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, तो इसका जो डायमेंशन होगा एन होगा। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस में एन एलिमेंट होंगे एक्चुअली। तो यहां से जो आएगा, जैसे मैं अगर लिखूं कि स्टैंडर्ड बेसिस का अगर लिखना चाहो, तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये जो आर एन है ये क्या होगा। दिस इज अ सेट, पहला एलिमेंट को 1 रखो बाकी सबको 0 कर दो, दूसरा को 1 रखो बाकी सबको 0 कर दो, तीसरा को 1 रखो बाकी सबको 0 कर दो, ये चलता रहेगा। एंड यहां से 0 0 0 लास्ट में 1, कितने एलिमेंट होंगे टोटल ये। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। बताइए कितना आएगा इसका डायमेंशन। n। तो ये है ना, सिंपली n है, बिकॉज वी हैव n एलिमेंट्स इन द बेसिस, और बेसिस में हमेशा n एलिमेंट ही होगा आर एन में। डायमेंशन इज n एक्चुअली। चलो, तो एक दो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये पहला रिजल्ट ये कह रहा है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? जैसे एक वर्ड यूज हुआ कई बार, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसमें क्या मतलब है इसका? नाम से ही क्लियर है कि ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, या ऐसा वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन फाइनाइट होगा, यही ना? सो नाम से ही क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, ये डिफाइन कैसे करता है? तो इसमें जो डेफिनेशन है सिंपल है, अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ बेसिस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो सिंपल है कि, तो मान लो ऐसा है कि वेक्टर स्पेस V is finite dimensional if and only if basis of V contain finite number of elements, है ना? एलिमेंट्स। इस तरह से है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने अभी वेक्टर, जैसे मान लो आर स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर है, इसका डायमेंशन 2 है, या कल ही हमने लिखा था वेक्टर स्पेस मान लीजिए P2R है, सो P2R क्या था? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री एट मोस्ट 2, तो इसका डायमेंशन 3 आया था। फिर ऐसे ही एक और अगर एग्जांपल लिखूं, जैसे V है M2R, तो M2R क्या है कि सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो आएगा 4, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होते हैं, तो ईच एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके एक एलिमेंट बेसिस में आएगा, तो 4 एलिमेंट है। तो इस तरह से ये सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब नेक्स्ट, जैसे एक तो थ्योरम्स हैं, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। इनफाइनाइट डायमेंशनल क्या होगा? वेक्टर दैट नॉट फाइनाइट डायमेंशनल ना, ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें डायमेंशन फाइनाइट नहीं है, उस तरह से। जैसे होगा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, अगर ऐसा लिख दें हम तो क्या होगा? उसका डायमेंशन क्या होगा? सर जो डिग्री होगी +1। लेकिन n+1 डिग्री फिक्स नहीं किया, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। n+1 हमने डिग्री फिक्स नहीं किया तो उसमें इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा वो, अगर डिग्री फिक्स नहीं किया तो। सर डिग्री फिक्स नहीं है तो अब तो उसका डायमेंशन डिग्री +1 होगा ना। हाँ हाँ,
उस केस में चलो आगे देखते हैं. सो एक थ्योरम जैसे लिख रहा है, हालांकि ये आप जानते ही हो, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि जैसे कुछ थ्योरम्स हैं, जस्ट थ्योरम्स को हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में. जैसे ऑप्शंस है तो डिसाइड करने में ट्रू है कि फॉल्स है, तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो मान लो ऐसा बोल रहा है कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, और आपके पास कुछ वेक्टर्स दे रखा है. सो ये कह रहा है कि एंड ऐसा है V1 V2 V3 अप टू Vn आर वेक्टर्स इन V. ठीक है, ये वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं. वेक्टर्स मतलब एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस. जो वेक्टर है वो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का. So V1, V2, V3, Vn are vectors in V. So they are saying that then एक सेट लिख रहा हूँ B सेट. तो यहाँ B is the set containing V1, V2 up to Vn is basis of V if and only if. तो एक तो डेफिनेशन था कि this is linearly independent set and this is spanning set. तो span करेगा ये, तो उसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं if and only if. तो ये कहता है कि each if and only if each V belongs to vector space can be expressed uniquely expressed, है ना. ये कह रहा है can be uniquely expressed as, so यूनिक वे में can be uniquely expressed as a linear combination of vectors of V. जहाँ B सेट लिखा है वेक्टर्स ऑफ B, दैट इज कहना ये चाह रहा है कि V कैन बी रिटेन यूनिकली एज C1 V1 C2 V2 एंड सो ऑन Cn Vn. जहाँ पे Ci's कहाँ से आएंगे, तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं Ci's दे विल कम फ्रॉम स्केलर सेट, जो फील्ड बोलते हैं जिसको हम, तो फील्ड होगा. सो उस फील्ड से, सो फील्ड मोस्टली हम लोग रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं. तो यहाँ जो Ci's है वो कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएगा. फील्ड मोस्टली सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है. इसी को मैं फर्दर एक्सटेंड करूं, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो इसी थ्योरम में जो कल हम लोग कुछ क्लेम कर रहे हैं, तो उसको मैं लिख देता हूं कि लेट जो ये B सेट है V1 V2 Vn, दिस बी बेसिस ऑफ V. ठीक है, देन ये कहता है, तो ये पहला पॉइंट है कि देन एनी सेट S that contain या containing any set S containing more than n elements या n vectors of V. मतलब कोई सेट S है जिसमें n से ज्यादा वेक्टर्स है V के, मतलब V सेट से n से ज्यादा एलिमेंट है, n+1 n+2 n+3, एनी सेट S. सो ये क्या होगा, अगर V से ज्यादा एलिमेंट हो गया तो कौन से वाली कंडीशन फेल होगी, क्या ये बेसिस हो सकती है सेट S? डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, तो बेसिस तो हो नहीं सकती. सो ये डिपेंडेंट होगी, लीनियरली डिपेंडेंट सेट. और दूसरा कंडीशन है एनी सेट S कंटेनिंग लेस देन n एलिमेंट्स या n वेक्टर्स
less than n vectors of V will not be या कैन नॉट बी स्पैनिंग सेट. दिस यहाँ बोलो कैन नॉट बी एल आई सेट. ये मैं बोलना चाह रहा था. यहाँ पे एल डी मतलब क्या है कि दिस कैन नॉट बी एल आई सेट. अगर बेसिस में n एलिमेंट है और मैं वेक्टर स्पेस का n+1 एलिमेंट ले लूं तो वो इंडिपेंडेंट फेल हो जाएगी, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी. दिस कैन नॉट बी स्पैनिंग सेट. अब ये स्पैनिंग सेट नहीं हो सकती, ठीक है ना. दैट्स वाई एनी बेसिस विल हैव एन एलिमेंट. अगर मेरे पास है ना एक वेक्टर स्पेस के पास कितने भी इनफाइनाइटली मेनी बेसिस हो सकता है, बट ऑल द बेसिस जो सेट होंगे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है यहाँ तक. तो ये तो कुछ रिजल्ट है. सेकंड पेज पीछे कीजिए. हाँ, पिछला पेज. सर यहाँ CI 0 भी हो सकता है. हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हाँ 0 भी हो सकता है जी. ओके. एक और थ्योरम लिख देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो एक थ्योरम ये कहता है कि let V be a vector space and so V कोई वेक्टर स्पेस है और W इसका कोई सब स्पेस है. एंड W so V be a finite dimensional vector space. So V be a let V be a finite dimensional vector space. So V be a finite dimensional vector space and W be a subspace of V. तो सबस्पेस क्या होता है कि एक सबसेट है जो खुद वेक्टर स्पेस है ना. So W is a subspace of V. So V is a finite dimensional vector space and W is a subspace of V. अब ये कहता है कि मान लो ऐसा हो जाए देन क्या होगा. पहला पॉइंट ये है देन. सो पहला पॉइंट है इसका देन चूंकि V का डायमेंशनल फाइनाइट है और W सबस्पेस है V का, तो W का डायमेंशन क्या होगा. पहली बात तो W इज ऑल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, ये है. एंड दूसरी कंडीशन क्या है, W फाइनाइट डायमेंशनल होगा. हाँ यस. और डायमेंशन और W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा. ये वो ऐसे ही है जैसे कोई सेट है, मान लो A इज सबसेट ऑफ B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. तो वैसे ही है कि लाइक अगर W सबस्पेस है V का तो W का डायमेंशन लेस देन इक्वल टू V होगा. बट दूसरा कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाए, मान लो इफ डायमेंशन ऑफ W इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ V के, देन W और V में क्या रिलेशन होगा. सो अभी कल पूछा था ना कोई कि प्रॉपर सबस्पेस होगा क्या. तो यहाँ पे हो सकता है इस वाले केस में W इज अ प्रॉपर सबस्पेस. प्रॉपर सबस्पेस क्या होता है कि जो वेक्टर स्पेस के इक्वल नहीं हो सकता कभी, उसको प्रॉपर बोलते हैं, है ना. प्रॉपर सबस्पेस या प्रॉपर सबसेट जो होता है कि वो A का जितने भी सबसेट है तो वो सबसेट जो खुद A के इक्वल नहीं है वो प्रॉपर सबसेट है. ठीक है ना. या यहाँ पे सबस्पेस है. अगर डायमेंशन W का डायमेंशन V के इक्वल हो गया मान लो, तो क्या बोल सकते हो, तो W वेक्टर स्पेस वही होगा जो V वेक्टर स्पेस होगा. तो V और W इक्वल आ जाएगा. सो W एंड V विल बी द सेम वेक्टर स्पेस, मतलब इक्वल वेक्टर स्पेस. हर सेट खुद का सबसेट है ना, तो हर वेक्टर स्पेस खुद का वेक्टर सबस्पेस हो सकता है.
बट अगर दो एक सबस्पेस का डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम वेक्टर स्पेस बनाएंगे, दोनों का बेसिस सेम होगा, सेम बनाएंगे वेक्टर स्पेस। ठीक है, सर फाइनाइट डायमेंशनल में प्रॉपर और नॉन प्रॉपर दोनों आएगा। जी फाइनाइट डायमेंशनल में प्रॉपर और नॉन प्रॉपर दोनों सबस्पेस आ जाएगा। हाँ आ सकता है, लेकिन अगर डायमेंशन इक्वल है तो इक्वल होगा। यहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायमेंशन इक्वल है तो इक्वल होगा, प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, सर कोई एग्जांपल है थ्योरम को इलस्ट्रेट करने के लिए? हाँ कोई आप बनाइए, बहुत सारे हैं। जैसे लेट से हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल, जैसे जैसे कई बार ऐसा करते हैं ना हम लोग कि मान लीजिए वी कोई हमारा कोई वेक्टर स्पेस ले लीजिए, क्या लेना चाहेंगे? लेट से चलो अभी अभी मैं आर क्यू ले लेता हूँ अभी के लिए, या आर स्क्वायर ले लेता हूँ। सो अब कोई सबस्पेस बनाऊं, तो मैं एक सबस्पेस लेता हूं, मान लो W1 है, जो कि अभी के लिए मान लो ये है स्पैन ऑफ 1 1 एंड 2 2, और एक है W2 विच इज स्पैन ऑफ 1 1 एंड 2 0, ये है। सो यहां से तो V का जो डायमेंशन होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन हम जानते हैं ऑलरेडी, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W1 एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W2? W1 का 1 है ना, स्पैन करेंगे तो आपको लेना है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो आप ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए। सो स्पैन ऑफ अ सेट फॉर्म्स अ वेक्टर सबस्पेस। जो स्पैन होगा किसी भी सेट का, मतलब एक एस कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का, और स्पैन ऑफ एस विल फॉर्म अ वेक्टर सबस्पेस। तो लिखा होगा, स्पैन में लिखा होगा मैंने कि स्पैन फॉर्म्स अ वेक्टर सबस्पेस। सो ये एक सबस्पेस डायमेंशन 1 है, इसका डायमेंशन क्या है? 2 है, दूसरे वाले का। तो ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे, तो एक तो मैं पहले ये बताना चाह रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ W1 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, एंड डायमेंशन ऑफ W2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ओके है दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ सिंस डायमेंशन ऑफ W2 चूंकि इक्वल आ गया है डायमेंशन ऑफ V के, तो नाउ अब आपका काम है, आप ध्यान से देखो कि V और W2 सेम ही है। चेक करो। सो W2 जो स्पैन करेगा वो आर स्क्वायर को स्पैन कर देगा पूरा। यस सर। ठीक है ना। सो एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W2। सो W2 इज नथिंग बट द आर स्क्वायर। सो ये कंक्लूजन है इसका। ओके आइए हम डिफाइन करते हैं। तो कल हमने नल स्पेस डिफाइन किया था। सो यहाँ से W2 सबको स्पैम कर देगा। जी जी, आप कोई भी नंबर बताओ, उसको उसके आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बताइए। 58 58 लिख लीजिए। चलिए 58 को ट्राई कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे अभी के लिए, C1 टाइम 1 1 प्लस C2 टाइम 2 0। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, C1 प्लस 2 C2। सो C1 प्लस 2 C2 कितना हो जाएगा, 5 के इक्वल, और C1 बराबर 8 के इक्वल। तो C1 जब 8 है तो C2 क्या निकल के आ जाएगा जी, -3/2। सो ये लो मिल गया। सो आप रख दो। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया, तो आपको लिखना था ना। तो नाउ इट इज C1 है 8 टाइम 1 1
और -3/2 टाइम 2 0, ये लो हो गया। ठीक है। सो मतलब ये है कि एनी एलिमेंट इन आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W2। तो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि W2 पूरा आर स्क्वायर को स्पैन कर रहा है, इसलिए आर स्क्वायर का इक्वल ही हो गया। ठीक है भाई, देखो मैं ये कह रहा हूं, सो हमने कल, अभी मैं डिफाइन करूंगा रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, रो स्पेस का डेफिनेशन। सो लेट ए बी एन M क्रॉस N मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। सो बताइए जी आप लोग, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स? किसी मैट्रिक्स के रो स्पेस का डेफिनेशन क्या है? हाउ वी डिफाइन रो स्पेस? सो रो स्पेस का क्या डेफिनेशन है मैट्रिक्स के? कोई भी ट्राई करो। तो मुझे रो स्पेस डिफाइन करना है, कॉलम स्पेस डिफाइन करना है, नल स्पेस डिफाइन करना। नल स्पेस कल भी डिफाइन किया था, है ना? तो नाम से नहीं दिख रहा, रो स्पेस मतलब वेक्टर Linear स्पेस। combination of rows of हाँ matrix. एग्जैक्टली। सो वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ अ वेक्टर्स, है ना? सो जो रो को एज अ वेक्टर मान लो, जैसे मान लो एक M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, तो M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, इसमें M नंबर ऑफ रोज होंगे, तो ईच रो को एक वेक्टर मान लो। पहला रो मान लो V1 वेक्टर, दूसरा V2, तीसरा Vn हो गया। सो ईच रो एक वेक्टर है। सो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे मेरा A कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N का, अभी M क्रॉस N ले लेते हैं। सो A11 A12 A1n A21 A22 A2n AM1 AM2 AMN, ठीक है जी? सो मैं क्या कर रहा हूं, यू कैन राइट A एज, सो मैं इसी A को ईच रो को एक वेक्टर मान लेता हूं। दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर एंड सो ऑन। सो कितने वेक्टर हो जाएंगे? सो इन दिस वे आई कैन राइट, लेट्स से V1 V2 एंड VN नहीं VM, M नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, VM। सो ये हो गया। ऑल्सो अगर मैं कॉलम को एक वेक्टर मान लूँ, मतलब दिस इज वन कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड nth कॉलम, तो A कैन बी रिटन एज, फर्स्ट कॉलम को मान लो U1 ले लेता हूँ, सेकेंड को U2, सो UN, ठीक? सो कहने का ये मतलब है कि जो मैं रो स्पेस लिखना चाह रहा हूं, मैं सीधा यही समझा देता हूं आपको। रो स्पेस ऑफ A इज नथिंग बट स्पैन ऑफ रो वेक्टर्स, स्पैन ऑफ रो वेक्टर्स। व्हाट आर रो वेक्टर्स? मैंने यहाँ रो वेक्टर्स, पहले रो का नाम V1 दिया, दूसरे रो का नाम V2 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा V1 V2 अप टू VM। अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं कॉलम स्पेस ऑफ A, तो कॉलम स्पेस का क्या मतलब है? वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स से कॉलम्स जो जनरेट कर रहे हैं, तो कॉलम जनरेट करना मतलब स्पैनिंग सेट। तो स्पैन ऑफ कॉलम्स, पहला कॉलम को वेक्टर मान लिया, सो U1 U2 UN, यहाँ M है, सो देयर आर M नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? सो रो स्पेस इज द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। जनरेटेड मतलब स्पैनिंग, स्पैन्ड बाय, ठीक है? तो मैं यहाँ फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं। सो ये होगा सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रो वेक्टर्स ऑफ A, ठीक है? या शॉर्ट में वही चीज है, स्पैन्ड बाय, है ना? दैट इज अ वेक्टर स्पेस generated by रो वेक्टर ऑफ रोज ऑफ, या रो वेक्टर्स लिख लो, रो वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A, ठीक?
सो ये हो गया आपका रो स्पेस। सिमिलरली अगर मैं कॉलम स्पेस डिफाइन करूँ इन द सेम वे तो वही चीज चलेगा, बस कॉलम के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। सो अगर इसी में अगर मैं कॉलम स्पेस डिफाइन करूं यहाँ पे, तो मैं अब क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ, कॉलम स्पेस। ठीक है, सो यहाँ हो गया कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, column vectors of a vector spanned by the columns of, है ना, कॉलम या कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है जो पीछे मैंने लिखा था नोटेशन में, यही चीज है। एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, है ना। सर वहाँ क्या लिखे है, वेक्टर स्पैंड है वो, ये हाँ, स्पैंड बाई, जनरेटेड बाई या स्पैंड बाई, ठीक है। ये जनरेटेड बाई, जनरेट मतलब स्पैंड ही होता है, तो अगर जनरेट कर रहा मतलब स्पैन कर रहा है, ठीक है ना, जनरेटेड बाई या स्पैन बाई। अच्छा, दोनों लिख दिया। लिखे स्पैंड जनरेटेड। नहीं नहीं, अ वेक्टर स्पेस, अ वेक्टर स्पेस है तो वो गलती से दिया गया है, अ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, अ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई। ठीक है, जैसे मैं अभी आगे एग्जांपल देता हूं आपको, डेफिनेशन क्लियर है ना। सो इसी डायमेंशन जो होता है, सो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, इसको बोलते हैं रो रैंक, जो कल मैं डिफाइन कर रहा था, रो रैंक ऑफ ए। ये होता क्या है, सो दिस इज एक्चुअली, दिस इज, ये पॉइंट बना कर लिख देता हूं, सो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent rows of A. Similarly, अगर इसको दूसरे पॉइंट बना के लिखूं मैं अगर, तो दूसरा होगा डायमेंशन ऑफ अ कॉलम स्पेस, है ना, तो यहाँ लिख दो कॉलम स्पेस, यहाँ होगा कॉलम रैंक और यहाँ आएगा कॉलम्स। So dimension of column space of A. So this is called column rank of A, and maximum number of linearly independent columns of A. और आप कल आपने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का रो रैंक जो होगा that will always be equal to column rank. ये थ्योरम्स है, इसका मैं प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक में प्रूफ देख सकते हैं। So row rank of A is equal to column rank of A, and that is called rank of A actually. So किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, तो रो रैंक, कॉलम रैंक और रैंक के इक्वली होगा। ओके है, सो कॉलम स्पेस इज द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ ए, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। रो स्पेस, वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय रोज, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, है ना। जैसे यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, इसको कंटिन्यू करूँ, ये स्पैन करने का मतलब, स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो इसको और अगर एक्सपैंड करें तो दिस इज समथिंग लाइक सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ C1 V1 C2 V2 CM VM, ये हो जाएगा। इसको फर्दर लिखो तो मान लो α1 U1 α2 U2 एंड αn V नहीं U ना, सो UN, इस तरह से, ठीक है। तो रो स्पेस, कॉलम स्पेस, सो रो स्पेस इज द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, एंड कॉलम स्पेस इज द स्पैन ऑफ कॉलम, मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। ठीक है भाई, तो ऐसा लिखा हमने। एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। अभी के लिए मान लो मेरे पास
एक अभी 2x2 का मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो 1 1 है और लेट से अभी के लिए 2 2 है, ठीक, मान लिया ऐसा। सो क्या होगा, तो अगर मैं इसका रो स्पेस लिखूंगा, सो रो स्पेस ऑफ ए विल बी स्पैन ऑफ रो वेक्टर्स। सो फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर जैसा मैं लिख रहा था। सो मैं आगे कह रहा था अगर रो में ले जाएंगे तो मैं रो का नाम v1 और v2 रखा था। इसी को अगर ऐसा लिखूं कॉलम वाइज आऊं तो u1 u2 नाम दिया था, ये है। सो होगा क्या, रो स्पेस का मतलब स्पैन ऑफ रोज। सो रो का नाम मैंने v1 और v2 दिया है, तो मतलब ये होगा दिस इज स्पैन ऑफ u1 क्या है, v1 क्या है अभी 1 1 और u2 क्या है, सॉरी v2 क्या है, v1 फर्स्ट रो v2 सेकेंड रो, ऐसे लिखा ना। सो 2 2 और ये क्या होगा, तो स्पैन किसको करेगा ये, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। तो अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे c1 1 1 प्लस c2 2 2, तो ये होगा क्या, जब आप लिखोगे तो c1 प्लस 2 c2 XX c1 प्लस 2 c2, राइट। तो ये दोनों इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कुछ कि अगर मैं ऐसा लिख दूं x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x, इस टाइप का वेक्टर स्पेस बन गया था। रो स्पेस इज लाइक दिस, कॉलम स्पेस भी सर XX हो जाएगा। है ना, पक्का देखते हैं। सो चेक करते हैं, कॉलम स्पेस निकालते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ ए। सो इसका मतलब स्पैन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर क्या है मेरा u1 कॉमा u2। अब स्पैन ऑफ, अब आपके मर्जी, आप चाहो तो वर्टिकली लिखना, चाहो ऐसा लिखना, चाहो 1 कॉमा 2 और यहाँ पे 1 कॉमा 2 ऐसा लिख सकते हो आप चाहो तो। मैंने अभी ताकि आपको दिखे कि मैंने कॉलम्स को लिखा है, वहाँ रो को लिखा था, तो ऐसा लिखोगे, ये स्पैन है। सो स्पैन ऑफ c1 टाइम 1 2 c2, तो चलो कांस्टेंट चेंज कर देते हैं, सेम कांस्टेंट नहीं रखते। सो अल्फा 1 1 2 प्लस अल्फा 2 1 2। सो क्या होगा यहाँ पे, सो नाउ ये होगा, अच्छा स्पैन हटा देंगे। अल्फा 1 प्लस सो स्पैन का मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैन का डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो हमने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये हो गया। सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2। 2 अल्फा 2। सो ये कुछ ऐसा हो गया, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। और इसमें कोई टेंशन नहीं, आप इसको ऐसा लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स इफ़ यू वांट कि आप इसको ऐसा लिखो स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऐसा डिस्क्रिमिनेट, जैसे x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना ये, तो वैसा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से क्या आएगा, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। सो अब आप इसका डायमेंशन पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। सो इस वेक्टर स्पेस का क्या है डायमेंशन, ये x है ना, दो वेरिएबल एक्स वाई, लेकिन एक इक्वेशन भी है, तो y को एक्स एक्स हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, तो फ्री वेरिएबल तो एक ही है, सो 1 आ गया। अगर आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो यहाँ भी दो वेरिएबल है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, y बराबर 2x है, तो y को 2x रख देंगे तो जस्ट एक फ्री वेरिएबल है, या 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जस्ट x, सो ये भी 1 आ गया। एंड दिस इज नथिंग बट द रैंक, सो रो रैंक इज 1, कॉलम रैंक इज 1, सो मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 एक्चुअली। ठीक है भाई, सो इस मैट्रिक्स का कॉलम रैंक 1 है एक्चुअली। वैसे ही अगर मैं इसे नल स्पेस डिफाइन करूं, या रो स्पेस कॉलम स्पेस डिफाइन किया, कल मैं नल स्पेस ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। सो नल स्पेस इज नल स्पेस ऑफ ए, तो इसका सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि सेट ऑफ वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग विच ए एक्स बिकम्स 0, नल मतलब 0 वेक्टर, तो ए एक्स 0 वैक्टर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यूज जिसके करस्पॉन्डिंग ए एक्स 0 हो जाए, तो ये हमने लिखा था कि सेट ऑफ वैक्टर एक्स, मान लो ऐसा वैक्टर ले लो कुछ भी, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये है, तो ये नल स्पेस है।
जैसे इसी में अगर मैं इसका नल स्पेस लिख के दिखाऊं आपको 1 1 2 2 का, तो जैसे ए मेरे पास है 1 1 2 2, अब इसका मैं नल स्पेस लिख रहा हूं, है ना। सो तो ये होगा सेट ऑफ एक्स सच दैट ए मेरे पास क्या है 1 1 2 2, और अब एक्स लिखेंगे तो एक्स में x1 x2 होता है, ये x जो है एक्चुअली x1 x2 है सच दैट, तो ax बराबर 0। तो जो x वेक्टर है मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया x1 x2। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज x, या राइटली आप सिर्फ x1 x2 लिख सकते हो सच दैट, सिंप्लीफाई करो x1 प्लस x2, ये आ जाएगा ना 0, 2x1 प्लस 2x2 इज 0। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, और इक्वेट कर दिया 0 के। तो अगर आप चाहो तो नहीं, आप चाहते हो कि वैसे ही लिखो जैसा है, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, दिस विल मेक अ मैट्रिक्स x1 प्लस x2, 2x1 प्लस 2x2, और यहाँ 0 लिखने का मतलब 0 वैक्टर है एक्चुअली ये, सो दिस इज समथिंग लाइक 0 0। सो यहाँ से आ जाएगा x जो कि है x1 x2 सच दैट, यहाँ से आ गया x, कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है, एक ही इक्वेशन दो बार लिखा है हमने एक्चुअली, तो ये नहीं कि यहाँ दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, डायमेंशन 0 हो गया। आपको ध्यान रखना जो इक्वेशंस यहाँ होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, है ना। अगर यहाँ मैं 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दूँ 2 से, तो सेम ही बन जाएगा। सो ये ऐसा होगा x इज इक्वल टू x1 x2 सच दैट x1 प्लस x2 इज 0। तो मतलब ये हो गया यहाँ से कि सो यू में राइट है ना, जैसे ये x1 x2 है इस तरह से कि x2 बराबर माइनस x1, तब यहाँ दो वेरिएबल फ्री वेरिएबल लेकिन एक इक्वेशन है, सो एक इक्वेशन रिड्यूस कर देगा इसको। सो 2 अननोन्स हैं, मतलब x2 को माइनस x1, x माइनस x1 ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं x1 माइनस x1, एंड दिस इज स्पैन ऑफ 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं स्पैन ऑफ 1 माइनस 1। देखिए स्पैन ऑफ 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसका वो सिंगल वेक्टर है, सिंगलटन है, डायमेंशन उसका मतलब सिंगलटन है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इनफैक्ट आप लिख सकते हो जो नल स्पेस है उसका बेसिस जो है, सो बेसिस ऑफ नल स्पेस, सो वो ये वाला सेट आ गया 1 माइनस 1 का पेयर। ये डायमेंशन कितना होगा इसका, सो डायमेंशन ऑफ है ना नल स्पेस ऑफ ए का डायमेंशन 1 है, और इसी को हम नलिटी बोलते हैं। सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज द नलिटी, है ना। सो ये चीज़ है, तो नलिटी 1 आ गई। सो यहाँ जो मैं लिख रहा था, ये जो लिख रहा था डायमेंशन, मैं इसी में अगर एक पॉइंट ऐड कर दूं फोर्थ में कि जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है ना ऑफ ए इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए, ये चीज़ है। और हमारा थ्योरम कहता है, कल हमने ये बताया था आपको कि रैंक नलिटी थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम सेज, 5वां पॉइंट है कि रैंक नलिटी थ्योरम सेज रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑलवेज नंबर ऑफ कॉलम्स, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, स्टिल नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स प्रूफ देख सकते हैं आप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है। सो ये कुछ है ना, सो नल स्पेस का डायमेंशन नलिटी है, और रैंक नलिटी को ऐड करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम मिलेगा आपको। ऑफ ए, ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो फाइंड किया कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक आया था पीछे वो 1 आया था, क्योंकि यहाँ पे रैंक निकाला है हमने, ये जो हमने निकाला क्या निकाला, रैंक निकाला है। सो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है दिस इज व्हाट रैंक, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यही कहना चाह रहा है, ये ए का रैंक 1 है, और रैंक 1 है, यहाँ से पता चल रहा है कि नलिटी है ए का 1, तो रैंक 1 था,
और यहाँ से पता चल रहा है नलिटी ऑफ ए इज़ 1, सो 1 + 1 नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो चलो 2 × 2 का ही है, तो कोइंसिडेंस। हम अगर तीसरा भी ले ले फॉर एग्जांपल, चलो अभी के लिए एक एग्जांपल ले लो, सर वही तो ठीक है ना। नहीं हो। देखिए, सो रैंक प्लस नलिटी यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। रैंक प्लस नलिटी, सो ये मिलके 2 हो गया। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए बराबर 2। 2 क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। सर हो गया। ठीक है भाई, यस सर। ओके। तो रैंक नलिटी का डेफिनेशन समझ आ गया ना। तो मैं वैसे इंट्रोडक्टरी बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया कि जैसे हमने सबस्पेस डिफाइन किया, कुछ थ्योरम्स लिखे, स्पैन डिफाइन किया, लिनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डिफाइन किया, बेसिस डायमेंशन डिफाइन किया, रो स्पेस अभी डिफाइन किया है, कॉलम स्पेस डिफाइन किया है, रैंक एंड नलिटी डिफाइन कर दिया। रैंक इज द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस इज अ रैंक, रो रैंक बोलते हैं, वही रैंक के इक्वल आएगा। डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस, कॉलम रैंक, रैंक के इक्वल आएगा। नलिटी वही है। अब आते हैं रो रिड्यूस्ड इक्वेलॉन फॉर्म। तो ये हेल्प करता है रैंक निकालने में, हमें हेल्प करता है ना। रो रिड्यूस्ड इक्वेलॉन फॉर्म विल हेल्प अस सो इन फाइंडिंग रैंक, क्योंकि रैंक निकालने का एक तरीका सब मैट्रिक्स वाला कल बता रहा था कि आर इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो रैंक है। दूसरा रो स्पेस कॉलम स्पेस के थ्रू जा सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज द रैंक, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इज द रैंक। ठीक है, तो ये सब है। बाकी रैंक की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने कहा था ना कि ए कोई m × n की मैट्रिक्स है, m × n, तो हमने ये लिखा था थ्योरम में, एंड कुछ है ना, जैसे ये एक तो रैंक हमने कल लिखा था ना, इसमें पहला थ्योरम ये है कि रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n मोर देन इक्वल टू 0। अगर अगला थ्योरम लिखोगे कि रैंक ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है, ए बी आर द मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू बी इज डिफाइंड, सो रैंक ऑफ ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी। सो ये मिनिमम जो होगा इन दोनों में, है ना, मिनिमम ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए, रैंक ए रैंक बी, इन दोनों के मिनिमम जो होगा उससे लेस देन इक्वल टू ही होगा। एग्जैक्टली इक्वल जरूरी नहीं है, मोर देन इक्वल टू होगा, ये चीज है। सम के लिए क्या होता है, सो रैंक ऑफ ए प्लस बी, इसका क्या है रिलेशन, रैंक ए रैंक बी के साथ, लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक बी। तो ये सिंपल होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक बी से छोटा होगा, ये रिलेशन है फॉर श्योर। ठीक है, ये सब जस्ट अपर बाउंड बता रहा है ना, लोअर बाउंड ऑब्वियस है, जैसे यहाँ तो नहीं भी लिखेंगे तो भी ऑब्वियस है, क्योंकि मिनिमम रैंक किसी मैट्रिक्स की हो सकती है 0, और 0 सिर्फ 0 मैट्रिक्स की रैंक है। अगर मैं बात करूं कि जैसे थ्योरम में सर रैंक ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? वैसा कोई थ्योरम नहीं, आप a माइनस बी तो वहीं लगा लीजिए रैंक ऑफ माइनस बी, सो रैंक ए प्लस रैंक ऑफ माइनस बी, उस तरह से, और माइनस बी और बी का रैंक सेम ही होगा, तो वो भी a माइनस बी का रैंक लेस देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी ही होगा। तो यहाँ से रैंक ए जो है 0 है इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा कंडीशन बताइए, किस मैट्रिक्स का रैंक 0 हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स का। सो ऑल एलिमेंट हैज टू बी 0। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया उस मैट्रिक्स में तो कम से कम रैंक 1 आएगी, है ना। सो अगर रैंक मैट्रिक्स का 0 है, इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज अ 0 मैट्रिक्स, सो अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक कम से कम 1 तो होगी। ठीक है, और मैक्सिमम क्या हो सकती है कि mn में जो छोटा नंबर है वो मैक्सिमम रैंक पॉसिबल है, मिनिमम ऑफ m, n, है ना। जैसे a माइनस बी का लिखेंगे तो भी कोई यहाँ माइनस कर दो तब भी यही रिलेशन रहेगा कि रैंक ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक a प्लस रैंक b।
ठीक है, अभी थोड़े मैं रो इक्लोन फॉर्म में आता हूँ। सो क्या डेफिनेशन रो इक्लोन फॉर्म का, या रैंक पे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे, लेकिन रैंक के लिए इक्लोन फॉर्म तो पता होना चाहिए ना, तभी तो रैंक क्वेश्चन कर पाएंगे आप। चलिए, तो एक तो होता है रो इक्लोन फॉर्म, एक होता है रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, है ना। सो रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म थोड़े से ज़्यादा कंडीशन है इसके अंदर, और रो इक्लोन फॉर्म में थोड़ी कम कंडीशन है। तो मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, डिपेंड करता है बुक पे कि वो लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें देखता हूँ इसने डिफाइन किया है। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लिखेंगे इसके बाद। तो इसमें रो मैं देख रहा था इक्लोन फॉर्म में लिखा है कि नहीं, डिफाइन किया है कि नहीं किया है। तो देखो, एक चीज़ ये कह रहा है कि रैंक जो है, जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे मैं अगर अभी आपको कुछ रिजल्ट लिख के दिखाऊं रैंक का, जैसे अभी लिख रहे थे ना। सो जैसे कि मान लीजिए लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पता है आप लोगों को। सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। हाँ, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। सो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस आर इन्वर्टिबल। तो हम इन्वर्टिबिलिटी को भी रैंक से रिलेट कर सकते हैं, अभी मैं आता हूँ उस पर। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर लिखूँ कि ए बी, कल मैं लिखा था ना कि मैट्रिक्स ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और उसका रैंक इन्वर्टिबिलिटी को हालांकि हम वैसे लिखते हैं, तो चलो पहले ये लिख देता हूँ। ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। मान लो ऐसा है कि लेट पी बी एम क्रॉस एम मैट्रिक्स विथ रैंक ऑफ P इज इक्वल टू M। तो मुझे बताइए, P M क्रॉस एन मैट्रिक्स है, M क्रॉस M, और इसका रैंक M है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट P के बारे में आप लोग, कल लिखाया था ना मैंने, नॉन जीरो। सो रैंक इसका मतलब ये हो गया कि दिस एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ P विल बी नॉन जीरो। फुल रैंक है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट M क्रॉस M स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। फुल रैंक मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था, कल में लिखा था कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, कोई याद हो अगर तो, कल लिखा था ना हमने कि जैसे थ्योरम था कि मान लो A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स है। सो n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो रैंक इसका
रैंक ऑफ ए इज एन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, ये लिखा था हमने इसी में पहला पार्ट, और जो दूसरा पार्ट था इसी को हमने लिखा था। और आप जानते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वो इन्वर्टिबल, ये जानते हैं ना आप। इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अलग ये थ्योरम है, तो ये है। फिर ए रैंक ए अगर लेस देन एन हो गया, सो हाँ ठीक है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज जीरो, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यही रिजल्ट है। देखिए ए कोई एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यहाँ ये थ्योरम लिख रहा हूं मैं कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है। बाकी आप तीसरा अगर लिखेंगे, सो रैंक ऑफ ए इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज जीरो मैट्रिक्स, ये इन जनरल ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हर जगह ट्रू है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि जैसे ए कोई एम क्रॉस एम मैट्रिक्स का रैंक एम है, एंड क्यू बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रैंक ऑफ क्यू इज एन, तो अगेन इसका मतलब यही हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब पी एन क्यू आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ये समझिए कि पी एन क्यू आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, देन पहला पॉइंट ये है कि व्हाट विल बी रैंक ऑफ, तो ए के साथ किसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, पी को, पी इंटू ए किसके क्या होगा। दूसरा पॉइंट रैंक ऑफ ए इंटू क्यू क्या होगा। तीसरा पॉइंट रैंक ऑफ पी ए क्यू किसके इक्वल होगा। ये गेट में डायरेक्ट 2023 में अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये उसमें क्या करते हैं गेट वालों, ए बी सी दे देते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट, अब ऑप्शन में बोलेगा कौन कौन सा ट्रू है बताओ, तो इस तरह से स्टेटमेंट पे आ जाएगा क्वेश्चन। और ये आए हैं, अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे हम गेट में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिन लोगों को आइडिया है बताइए। तो मैं बोल रहा हूँ P इज द फुल रैंक मैट्रिक्स, Q इज द फुल रैंक मैट्रिक्स, दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस, A इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, A कुछ भी हो सकता है, M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज रैंक ऑफ P इंटू A, व्हाट इज रैंक ऑफ A इंटू Q, किसके इक्वल आएगा। P into A हो जाए, कितना आएगा, P A का M सो ये जो A का रैंक है सब रैंक A के इक्वल आएगा। सो जो लोग पुराने बैच में रहे उनको बताया होगा मैंने कि जो फुल रैंक मैट्रिक्स है वो अपने साथ वाले मैट्रिक्स के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब जैसे हमने P इंटू ए किया तो P तो फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो P इंटू ए का रैंक उतना ही आएगा जो A का रैंक आएगा, क्योंकि A तो M क्रॉस N मैट्रिक्स है। अगेन Q भी फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो A इंटू क्यू का रैंक वही आएगा। और P पहले Q बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि A M क्रॉस N मैट्रिक्स, आपको पता होगा कि इसको मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। A को Q से कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल, इसलिए ऐसा लिखा है मैंने। QA नहीं लिख सकते, QA डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों रैंक A के इक्वल आएगा। तो ये सब एग्जाम में क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। रैंक ऑफ ए मिनिमम ऑफ एम एन में मिनिमम जो होगा वो होगा। जी जी जी, नहीं वो नहीं होगा, उससे छोटा हो सकता है, वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम mn में से जो है वो हाईएस्ट है, मतलब आप ये नहीं कह सकते इक्वल होगा, ये लेस देन इक्वल टू ये होगा। वी कैन नॉट से कि मिनिमम ही होगा, इट्स नॉट श्योर। मैं एग्जांपल देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। Sir, this code I cannot understand. हाँ Sir, I cannot understand this code. हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स P, M cross M. P मैट्रिक्स का रैंक क्या, व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स P, M. M ना, और P इज द M क्रॉस M मैट्रिक्स, सो P इज अ Okay, फुल sir. रैंक मैट्रिक्स। Yes, sir. सो अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है
तो P इंटू ए का रैंक उतना ही आएगा जितना ए का रैंक आएगा। कंक्लूजन ये है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई सम इनवर्टिबल मैट्रिक्स इनटू अनदर मैट्रिक्स, सो रैंक जो दूसरे मैट्रिक्स का है वही रहेगा। सो ए P इंटू ए का रैंक उतना ही आएगा जो ए का रैंक होगा, बिकॉज P हैज फुल रैंक। P हैज फुल रैंक। ए इंटू क्यू का रैंक उतना ही आएगा जितना ए का रैंक आएगा, बिकॉज क्यू हैज फुल रैंक। इवन पी ए क्यू कई बार ऐसा बना देगा, इसी में ऑप्शंस आपके एग्जाम में बना देगा कि पी इनवर्स ए क्यू बना देगा, तब भी सेम ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ए का रैंक और ए इनवर्स का रैंक, अगर ए इन्वर्टिबल है ना, तो रैंक तो ए और ए ट्रांसपोज का सेम होता है, यहाँ इनवर्स का भी सेम होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो रहता है पी ट्रांसपोज ए पी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर दिए तभी वही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पी इनवर्स डिफाइंड होगा, एक मिनट, डिफाइंड भी तो होने चाहिए। हाँ डिफाइंड तो हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ठीक है। पी इनवर्स ए पी डिफाइंड ही नहीं होगा यहाँ पे ना, ए पी इज नॉट डिफाइंड, उसके लिए स्क्वायर होना पड़ेगा उसको। या इवन यहाँ उल्टा लिख दिया, जैसे कि रैंक ऑफ पी ए क्यू इनवर्स, सो ये भी उतना ही आएगा जो ए का रैंक आएगा। द मेन रीजन इज फुल रैंक मैट्रिक्स डज नॉट इफेक्ट द रैंक ऑफ अनदर मैट्रिक्स, ये कहना चाह रहा हूं मैं प्रोडक्ट में, इन केस ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से वेरीफाई करके देख लो। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दूं कि मान लो अभी के लिए तुम कोई मैट्रिक्स ले लो, है ना, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो 2 क्रॉस 2 का, चलो वेरीफाई करने के लिए 1 1 2 2, ये मान लो 2 क्रॉस 2 है, और एक बी मैट्रिक्स है 1 1 1 2। बताओ ए का रैंक कितना है, बी का रैंक कितना है? 1 1 2 ए का 1 बी का 2। सो रैंक ऑफ ए इज 1, रैंक ऑफ बी इज 2। तो मुझे बताओ रैंक ऑफ ए इंटू बी कितना आएगा? अगर थ्योरम यूज करे तो, सो थ्योरम का देखो, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से रैंक 2 आ गया, तो इसका मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स है। सो इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसका रैंक ए इंटू बी का वही आएगा जो रैंक ए का आएगा, क्योंकि बी तो फुल रैंक है और ए का रैंक कितना है 1। अब जिन लोगों को ये वेरीफाई करना हो, ये थ्योरम से मैंने लिखा है, अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सो इफ यू वांट टू वेरीफाई तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 4 6, ये ना, चेक कीजिए। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट रो सेकेंड रो जस्ट मल्टीपल है, तो यहां से चेक करके देखो। सो रैंक ऑफ ए इंटू बी 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि फर्स्ट रो जस्ट मल्टीपल है सेकेंड रो का, सो बोथ रो आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, देख लो। सर ये वही थ्योरम है ना जो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी? नहीं, ये वो नहीं है, ये वाला थ्योरम है, ये अभी जो लिखा हमने। रैंक ऑफ ए बी ये है कि अगर कोई, पहले इसको ढंग से पढ़िए आप तो समझ आएगा, पहले एक बार पूरा रीड करो और समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना हाँ चाह सर, रहा है, ये समझ गया सर। हाँ, जो फुल रैंक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी मैट्रिक्स के साथ लेंगे तो उसका प्रोडक्ट का रैंक वही रहेगा जो दूसरे मैट्रिक्स का रहेगा। जैसे एक थ्योरम होता है। अच्छा, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस पता है आप लोगों को? एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह के हैं, मतलब एक रो ऑपरेशन, एक कॉलम ऑपरेशन, ये ना। तो एक तो होता है रो ऑपरेशन और दूसरा यहाँ पे आ जाता है कॉलम ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन में कितने कैटेगरी हैं, मतलब कितने रो ऑपरेशंस होते हैं? रो ऑपरेशन कितने होते हैं मैट्रिक्स में? ऑपरेशन आप लगाते होंगे 3 क्या क्या है? व्हाट आर द 3 रो ऑपरेशंस? पहले तो रो इंटरचेंज करना है सर। हाँ, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रो
ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा क्या है? Add constant multiple of any other row. So we can multiply a non-zero constant to a row. So here k has to be non-zero, है ना? We can change कि some row by multiplying some non-zero constant. थर्ड क्या है? दो रोज को ऐड कर सकते हैं। So we can change a row by adding some scalar multiple of another row. और यहाँ पे c can be any real number, तो यहाँ बोल रहा हूँ कि c can be any real number. यहाँ k नॉन जीरो होना चाहिए, c can be any real number. अगर जीरो रखोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो अगेन या k लिखना है k लिख लो if you want, है ना? तो यू वांट k रखना है, जैसे मैं k ही लिखता हूँ हर बार, तो k ही लिख लो। सो यहाँ से आ जाएगा। सो यहाँ फिर देखो जीरो रखने में कोई चेंज तो होगा नहीं, तो मेनली k को नॉन जीरो ही रखो तभी काम होगा, क्योंकि जीरो रख दोगे तो आर आई रहेगा, कोई चेंज तो आएगा नहीं। ये चीज़ है। सिमिलरली वी हैव 3 कॉलम ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग, सो यू कैन इंटरचेंज। सो पहला आता है कि यू कैन चेंज अ कॉलम आई विथ कॉलम j, you can change column I by multiplying some constant into it, each element of the column. You can change a column by adding some constant multiple into another column. ठीक? सो इस तरीके से है। k नॉन जीरो है, यहाँ अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं भी लगाओगे चलेगा। सो थ्योरम ये है कि ये जो किसी मैट्रिक्स पे अगर आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक विल नॉट बी इफेक्टेड। आप कोई भी इनमें से ऑपरेशन लगा दोगे, रैंक विल बी सेम। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज प्रिजर्व्ड अंडर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। या इसका स्टैंडर्ड लाइन पढ़ूं तो ये कहता है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स आर रैंक प्रिजर्विंग। सो रैंक को चेंज नहीं करता, वो रैंक प्रिजर्व रहता है। आप किसी मैट्रिक्स पे कितनी बार भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा लो, उसका रैंक हर बार सेम ही रहेगा। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका रैंक वही होगा जो पुरानी मैट्रिक्स थी। सो मीन्स व्हाट? सो इसीलिए आप, है ना, जैसे ये थ्योरम कहता है, तो जैसे ये बोलना चाह रहा है कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस आर रैंक प्रिजर्विंग। सो रैंक प्रिजर्व करता है ना, प्रिजर्विंग मेंटेन करता है, सेम रखता है, प्रिजर्व रहता है मतलब सेम रहता है थ्रू आउट, इक्वल थ्रू आउट। प्रिजर्विंग मतलब इक्वल थ्रू आउट। सो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मतलब प्रिजर्विंग का मतलब है। या, है ना, बुक के लैंग्वेज में लिखे तो बुक का लैंग्वेज कहता है कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन आर रैंक प्रिजर्विंग। सो एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स आर रैंक प्रिजर्विंग। मतलब इट विल कीप रैंक इक्वल इवन आफ्टर मल्टीप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। चलो एक एग्जाम्पल से सिंपली स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अभी मेरा क्या था, अब ये एग्जाम्पल लो 1 1 2 2 वाला ले लेते हैं। चलो, तो अगर इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊं, अब क्या लगाना चाहोगे आप? जैसे इस पर मैं, अगर ये अभी मैट्रिक्स ए है तो ये चेंज होता रहेगा, ये एक मैट्रिक्स है, इस पर ऑपरेशन लगा लो, मान लो R1 इंटरचेंज विथ R2, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2 2 1 1। तो अभी जो रैंक अभी है तभी वही रहेगा। इस पर आके ऑपरेशन लगा लो कि R1 चेंजेस एज 2 R1, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2, तब भी रैंक 1 ही है। अभी रैंक 1 है, अभी रैंक 1 है। मतलब आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन, ये 3 और ये 3, 6 ऑपरेशंस है, एनी ऑपरेशन यू अप्लाई ऑन एनी मैट्रिक्स, रैंक विल बी सेम इन ईच मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चेंज होगा बट रैंक सेम रहेगी, ये कहना चाह रहा है। So matrix will change, this is different matrix, this is different, this is different, but matrix rank will remain same.
अब फर्दर चेंज करो और चेंज करो, जो भी करना है ना. सो इवन इफ यू चेंज, लाइक यहाँ पे मैं अगर ऑपरेशन लगाऊं कि लाइक चलो यहाँ पे लगाया कि R2 चेंजेस एज R2 माइनस R1, तो इसके बाद ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी. सो R2 में R1 घटा दो, सो 0 0 ये रहेगा 2 2, स्टिल रैंक 1 ही है. और चेंज करना है और चेंज कर लो. इसमें आप लगाओ कि R1 को चेंज करो 1/2 R1. सो नाउ द मैट्रिक्स विल बी 1 1 0 0, स्टिल सेम रहेगा. और चेंज करना है, अब कॉलम लगा लो एक. सो C1 को चेंज करो C1 माइनस C2, या C2 को चेंज करो C2 माइनस C1, बेटर रहेगा. C1 C2 माइनस C1, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0. और आप चेक करो ये जो 6 मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं, ऑल हैव इक्वल रैंक. सो इवन आफ्टर अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशंस, रैंक आर प्रिजर्व्ड. रैंक आर प्रिजर्व्ड मतलब इट विल नॉट चेंज. सो ये ठीक है. So elementary row or column operation will not change rank of the matrix. So in all 6 matrices have rank 1, क्योंकि एक दूसरे से ही elementary operation लगा के हमने चेंज किया है. ठीक है, इसलिए आप रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, देन आप देख लेते हो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना, क्योंकि वहां पे आप जीरो बना देते हो जितना बना सकते हो, फिर आप कहते हो नॉन जीरो रो जो है वो रैंक है, क्योंकि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट रो ही देख रहे हो आप एक्चुअली. ठीक है, कुछ पूछना है किसी को इसके बारे में. सो अभी रैंक पे हम लोग कुछ थ्योरम्स लिख रहे हैं, रैंक, नलिटी, रो स्पेस, कॉलम स्पेस. सर पीवीएस पेज. हाँ सर अगेन पीवीएस, वो तो रैंक का जो थ्योरम था ये वो- ना ना इसका आफ्टर, अब इसके पर सर इसके बाद ये सर वो जो था ना, रैंक ऑफ ए लेस देन ए, थ्योरम 2 देन थ्योरम 3. ये वाला. हाँ ये हाँ ये सर. सर हो गया. और आप एक चीज नोटिस करना चाहो, देखो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स था जिसका रैंक 1 था, तो ये ऐसा आ गया, ये 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, बाकी 0 हो गई. सो एक और थ्योरम है, फिर मैं आगे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाऊंगा. सो ड्यू टू दिस थ्योरम, ड्यू टू दिस ऑपरेशंस एंड ड्यू टू दिस थ्योरम, every matrix having rank R can be transformed as a matrix. देखो यहाँ पे मैं ये थ्योरम लिख देता हूँ, मैं कहने का मतलब ये है, so theorem is saying that A कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, मान लो let A be m क्रॉस n मैट्रिक्स of rank R. So you know R will be less than equal to M and R will be less than equal to N. जो भी मिनिमम होगा उससे छोटा होगा. So R is less than equal to minimum of Mn. So है ना, so यहाँ जो R होगा that R will be less than equal to minimum of M comma N, यही ना. So ये तो रहेगा ही. So the question is this, that उसको आर एंट्रीज वाला मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. किसमें, आइडेंटिटी वाले में. नहीं, आर रैंक वाले मैट्रिक्स को आर एंट्रीज वाले मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. R एंट्रीज वाले हम कन्वर्ट, रैंक 1 था तो 1 एंट्रीज वाले. हाँ तो उसमें हम एक्चुअली R क्रॉस और R की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. अगर इसका रैंक 2 होता ना, तो चलो एक दो और एग्जांपल दिखाऊंगा. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 पे हो गया. चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं थ्योरम लिखता हूँ. देखो जैसे ये है 1 2 3 4, इसका रैंक कितना होगा,
तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे नॉन जीरो आएगी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगी मतलब इसका रैंक 2 है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। सो इसमें अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, चलो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ। सो व्हाट आर अप्लाइंग कि अभी के लिए मान लो R2 चेंज किया R2 माइनस 3R1, तो ये क्या बनेगी? एनी ऑपरेशन यू कैन अप्लाई, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है यू अप्लाई दैट। सो यहाँ से आ जाएगा 1 2, ये हो गया 0, और यहाँ से आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2, इसमें अप्लाई करो अब। तो R1 चेंजेस एज R1 प्लस R2, ऐसा कर दिया मान लो, तो हो गया 1 0 0 माइनस 2। नाउ यू अप्लाई R2 चेंजेस एज 1/2 R2 या माइनस 1/2 R2, माइनस 1/2 R2, तो ये क्या बनेगी? 1 0 0 1, क्या बन गया ये? 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज इसका रैंक 2 है, बिकॉज इसका रैंक 2 है। True. चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। जैसे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 2. तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगाऊं मैं, मान लो मैं चेंज करता हूं R2 को, कॉलम भी लगा सकते हैं, आई एम नॉट अप्लाइंग द कॉलम बट कॉलम भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा, अगर कॉलम पे लगाना चाहो तो कॉलम पे लगा देता हूँ, है ना, जैसे करना चाहो। इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू कॉलम, देखो, सो C2 को चेंज करो, C2 माइनस 2C1, C3 को चेंज करो, C3 माइनस 3C1, तो ये क्या बनेगा? 1 0 0 बन जाएगा। देखो अब यहाँ भी सेम ऑपरेशन कॉलम पे लगाओ, आता है ना वो लगाना। मैं सेकेंड रो के एलिमेंट को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सॉरी सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो क्या चेंज आएगा? 1 4 7, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें चेंज आएगा C2 माइनस 2C1, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 14 माइनस 6, फिर ये 0 हो गया, 6 माइनस 12, 4 3 12 ना, 6 माइनस 12 माइनस 6, 9 माइनस 21, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ? थर्ड कॉलम में 3 टाइम फर्स्ट कॉलम घटा रहा हूँ। सो 9 माइनस 21 कितना होगा? -12. माइनस 12, अभी ये हो गया। अब इस पे अप्लाई करो ऑपरेशन, लेट्स अप्लाई। अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ 0 बनाने का, है ना, तो ये दोनों मल्टीपल ही है ना एक्चुअली। सो मैं अभी चेंज करूँ C3 को, या एक काम करते हैं, चलो मैं यहाँ पे R2 को चेंज करता हूँ, R2 को चेंज करो, R2 माइनस 4R1, R3 को चेंज करो R3 माइनस 7R1, ठीक, क्या बनेगा ये? सो व्हाट विल इट मेक? R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सेकेंड रो को चेंज कर रहा हूँ, तो ये 0 माइनस 3 माइनस 6, 0 माइनस 6 माइनस 12। नाउ यू अप्लाई कि थर्ड रो को चेंज कर देता हूँ, थर्ड रो माइनस 2 टाइम्स सेकेंड रो, तो क्या बनेगा ये? लगाओ 1 0 0 0। अच्छा एक काम करो, दो ऑपरेशन एक साथ लगा माइनस दो, को बाहर निकाल के ज्यादा आसान। कोई माइनस दिक्कत को नहीं है। बाहर तो 0 माइनस 3 माइनस 6, एक काम करते हैं, पहले R3 को चेंज करते हैं और उसके बाद मैं R2 को चेंज करता हूँ। तो R2 को चेंज करो, R2 माइनस 1/3 R2, पहले R3 को चेंज करो बाद में R2 को चेंज करेंगे। तो R3 को चेंज करो पहले, सो R3 को चेंज करोगे पहले तो क्या होगा? ये हो गया 0 0 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 0 1 2। अब ये 1 क्या करेगा? इसको 0 नहीं बना देगा? ये 1 इसको 0 बना देगा, हाँ या ना? कैसे? Yes, sir.
ठीक है ना, ये ऑपरेशन लगाया था, इसको इधर बुला लेता हूँ. सो दिस वाज द ऑपरेशन वी अप्लाइड हेयर एंड वी गेट दैट. तो हमें ये मिला था ना, तो यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे. अब देखो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये ऑपरेशन. तो ये सर इससे ये फॉर्म में तो आ गया है, आप क्या उसको आइडेंटिटी बनाएंगे? अच्छा ये बाद में आना था ना, इसको बाद में लाना था मुझे. तो यहाँ कैसे था, यहाँ था ना, तो पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे. हाँ आइडेंटिटी बनाना है एक्चुअली, वी वांट टू मेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो आइडेंटिटी बनाना है, क्या होगा, और ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगा है. ठीक है, तो ये इससे बना था, और इसके बाद हमने ये बना दिए. चलो इसको बुला लेते हैं. तो हमने इसके बाद ये बना दिए थे, इसके बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं. ठीक है, ये ऑपरेशन लगा के यहाँ तक पहुँच चुके हैं. मुझे आइडेंटिटी बनाना है एक्चुअली, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ. तो अब क्या करेंगे, एक ऑपरेशन बस और चाहिए. ये 2 को 0 बना दो. कैसे बनेगा 2 0, 2 है थर्ड कॉलम में, सो थर्ड कॉलम माइनस 2 टाइम सेकेंड कॉलम. सो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0. सो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ भी 2 क्रॉस 2. तो कहने का मतलब ये है कि इसका रैंक 2 है ना, तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना पाओगे एक्चुअली. सो व्हाट द थ्योरम सेज इज, तो मैं थ्योरम लिखता हूँ, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर. तो देन आप तो ये तो जानते ही हो कि आर की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन होगी, ये तो हमें पता ही है. ऑल्सो हम यहाँ जो लिखना चाह रहे हैं वो ये है कि ए कैन बी रिटन एज ऐसा. ए को आप ऐसा लिख सकते हो, ये आई हो जाएगा आर, और यहाँ 0 0 0. ये ब्लॉक मैट्रिक्स बता रहा था ना मैं आप लोगों को. अच्छा उसमें दूसरे बैच में ये सब मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स को हमने डिवाइड किया इस पार्ट में, लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस, ये है. सो हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए इसी को मैं लिख रहा हूँ. सो द सेम थिंग आई एम राइटिंग हेयर एज, सो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ I2 0 0 0. सर पार्टीशनिंग ऑफ द मैट्रिक्स. यस यस एग्जैक्टली, पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स, ब्लॉक मैट्रिक्स और पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स. मैं पार्टीशन कर रहा हूँ. सो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 था, सो वी हैव रिटन दिस लाइक दिस I2 0 0 0. सेम ऐसे ही जिस मैट्रिक्स का रैंक R होगा उसको ऐसा लिख पाएंगे. मान लो कोई 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है और रैंक 4 है, तो ये 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, बाकी सारी एंट्री 0 हो जाएगी. ये कहने का मतलब है. सो ए कैन बी रिटन एज दिस बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस या बाय रिपीटेड यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन. तो ये क्या बोल रहा है, पार्टीशन से इनवर्स भी निकाल सकते हैं ना, बाय मीन्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ठीक है ना, ये मेरा अभी पर्पस है. सो बस ये कह रहा हूं कि ए का रैंक अगर आर है, ए का रैंक अगर आर है, तो इसका मतलब है कि यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. एलिमेंट्री ऑपरेशन में दोनों आ गया, रो ऑपरेशन भी कॉलम ऑपरेशन भी, तो वो यूज करके आप इसको ऐसा लिख पाओगे. ठीक है भाई, सो इस तरह से है. तो ये रैंक की प्रॉपर्टी है, और ये कहीं ना कहीं जो हम कर रहे हैं ना, सो अभी आते हैं रो इक्लोन फॉर्म एंड रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म क्या होता है उस पर आते हैं. सो टाइम है ना, बताइए कोई रो इक्लोन फॉर्म क्या है. तो यहां से रैंक भी निकाल सकते हो. अगर आपको देखो डायरेक्टली जिन लोगों को रैंक यहां से नहीं दिख रहा था, आप कोशिश करते करते यहां तक पहुंच जाओगे तो आपको रैंक दिख जाएगा. तो ये एक्चुअली पता क्या है, ये जो आया ना, ये रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है एक्चुअली. दिस इज द रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है ये, इस वाले मैट्रिक्स का रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है ये. यहां जो किया था मैंने,
इस वाले मैट्रिक्स का रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है ये। सो करना हो क्या होता है, हमें मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाने होते हैं एंड मतलब आइडेंटिटी जैसा बना दो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा रहेगा रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। ठीक है भाई सर जी। सर ये रैंक निकालते टाइम पे हम कॉलम और रो एट अ टाइम दोनों भी यूज कर सकते हैं क्या? जी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है कि जो चेंज कर रहे हैं उसको यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई चेंज किया आपने थर्ड कॉलम को और थर्ड कॉलम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये देखना पड़ेगा चेंज वाला यूज कर रहे हैं या पहले वाला यूज कर रहे हैं। एक साथ यूज कर सकते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन, बट वो देखना है कि वो उसमें कोई गलती ना हो। टू ऑपरेशन एक साथ, मतलब रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, कहीं कॉलम लगा सकते हैं। जिस क्वेश्चन है आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ कॉलम लगा दिया, यहाँ रो लगा दिया, यहाँ कॉलम लगा दिया, ऐसा हाँ कर सर। सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यस मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था सर कि जब हम रैंक निकालते हैं ना तो या तो कॉलम को पकड़ना है या फिर रो को, तो आप अभी आपने दोनों भी यूज किए ना, इसलिए थोड़ा नहीं वो दोस्त क्वेश्चन है। दोस्त गलत नहीं बताया, वो इन्वर्स निकालते हुए करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जब इन्वर्स निकालते हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करते हैं या सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। क्लास 12th का आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां पे इन्वर्स निकालना होता है, रैंक में नहीं। रैंक और डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत नहीं है। इवन एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, जैसे ये वाला जो ऑपरेशन है ना, दिस ऑपरेशन इज डिटर्मिनेंट प्रिजर्विंग, ओनली दिस, नॉट ऑल थ्री। दिस ऑपरेशन इज डिटर्मिनेंट प्रिजर्विंग मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट। बट आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ इन्वर्स निकालने में होता है। जैसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेनली कहाँ यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने में। तो डिटर्मिनेंट निकालते हुए, अभी मैं डिटर्मिनेंट डिस्कस करूंगा, अभी स्टार्ट नहीं किया है। सो डिटर्मिनेंट निकालते हुए यू कैन यूज रो और कॉलम ऑपरेशन एट द सेम टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम। रैंक निकालते हुए यू कैन यूज रो एंड कॉलम ऑपरेशन एट द सेम टाइम, no problem. But when you find inverse using elementary operation, then you have to use only row operation or only column operation, not both. So inverse निकालते हुए रैंक एंड डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक में तो यूज एनी ऑपरेशन आउट ऑफ 6, रैंक विल रिमेन सेम इन द मैट्रिक्स। बट इफ यू यूज दिस टू ऑपरेशंस, तो दीज टू ऑपरेशन आर डिटर्मिनेंट प्रिजर्विंग, मतलब किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद नया मैट्रिक्स बनेगी, स्टिल डिटर्मिनेंट वही रहेगा जो पहले वाले मैट्रिक्स का था। So they are determinant preserving. Determinant में भी you can use both operation at the same time. There is no problem. ओके ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है, ये तो ये रिजल्ट है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ऐसा ले आ सकते हैं। जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, ये मैंने एक एग्जांपल था कि इसको हम यहाँ तक पहुँचा दिए, ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, बाकी सब जीरो हो गया। तो इस तरह दिस वाज वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। और ये कहीं ना कहीं रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म भी है, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। सो प्रॉपर डेफिनेशन है रो इकोलॉन फॉर्म का, रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म का, सो दैट यू कैन यूज। सर हमेशा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है क्या ये नहीं, फॉर्म के लिए? जरूरी नहीं, कुछ इतना भी बन सकता है? इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप पहले भी बता सकते हैं रैंक, है ना। मतलब हमें जरूरत थोड़ी इतना कैलकुलेशन करना, रैंक तो यहाँ भी दिख जाएगा, पाइवट एलिमेंट एंड ऑल दैट। मैं लिखा देता हूँ। तो अच्छा, एक दो प्रॉपर्टी और लिखूँ, जैसे यहाँ थ्योरम लिख रहा था ना मैं। तो रैंक किसी मैट्रिक्स का और किसी के ट्रांसपोज का सेम ही रहेगा, है ना। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, हमेशा इक्वल रहेगा। और अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए और ए इनवर्स का रैंक भी सेम रहेगा। अगर मान लो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, लेट से, सो पांचवा कि इफ ए इज इन्वर्टिबल, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब फुल रैंक, सो देन उस केस में रैंक ए का और रैंक ए इनवर्स का दोनों सेम ही रहेगा। तो मैट्रिक्स के इनवर्स का रैंक और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, वो ऑब्वियस है ना, क्योंकि जॉइंट का भी सेम ही होगा। एडजॉइंट का इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट का भी सेम होगा। ठीक है ना, इन्वर्टिबल है तो। सर इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस? चलिए अभी लिखाते हैं डेफिनेशन हम।
ए कोई n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लिखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, और लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। बताइए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, क्या डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। सो ए इज सिंगुलर if and only if determinant a is 0 and if and only if a is non invertible, जो आप पूछना चाह रहे थे। सो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल होगा, नॉन सिंगुलर क्या होगा? सो ए इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ कि ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा, एक मिनट, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, एंड क्या होगा, ये इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल। तो ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, देख लीजिए। सो अगर सिंगुलर डिटर्मिनेंट जीरो मतलब नॉन इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब इन्वर्टिबल। ठीक है, यही पूछना चाह रहे थे आप। सो डिफरेंस क्या है नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल में? कोई Same ही डिफरेंस होता नहीं है, दे आर द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। डेफिनेशन का डिफरेंस है, इनवर्स a इक्वल टू a into a इनवर्स इक्वल टू I। मैं बोल रहा हूं जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा वो नॉन सिंगुलर भी होगा, जो नॉन सिंगुलर है वो इन्वर्टिबल भी होगा। डेफिनेशन आप डिफाइन आप दोनों अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स कहने वाला जो इन्वर्टिबल है वही, यस सर, यस सर। ठीक है ना। सो इफ एंड ओनली इसलिए लिखा ना, इफ एंड ओनली का क्या मतलब होता है कि ये इसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा। डिफाइन आप अलग तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं इनवर्स को डिफाइन नहीं किया, अगर मैं इनवर्स को डिफाइन करूं, सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स को मैं अगर डिफाइन करूं तो क्या होगा डेफिनेशन, कि मान लो ए इनवर्स इक्वल टू 1 एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। वो तो फॉर्मूला है, डेफिनेशन क्या है? इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, वो तो थ्योरम है, वो तो यहाँ लिखा मैंने। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि Sir, there exists another matrix B such that A सो स्क्वायर inverse मैट्रिक्स of B ए, सर एलिमिनेशन मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, A inverse B is equal to I। हाँ, ए इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट another square matrix of same order, there exists another square matrix of same order such that A into B is equal to B into A is equal to I। so ये definition है inverse का। so here we say, so here B is inverse of matrix A। देखिए सर अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑफ सेम ऑर्डर, हाँ, सेम ऑर्डर, there exists another square matrix of same order such that A into B is equal to B into A is equal to I, and here B is inverse of matrix A। so यहाँ जो होगा, यहाँ जो B है एक्चुअली, here B is the inverse। अगर आप डेफिनेशन में डिफरेंस जानना चाह रहे हैं तो ये डेफिनेशन डिफरेंस है, अदरवाइज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल होगा, नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर होगा, सिंगुलर नॉन इन्वर्टिबल होगा। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है कि सिंगुलर हो और वो इन्वर्टिबल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है कि जो नॉन इन्वर्टिबल है और वो नॉन सिंगुलर हो जाए, तो वो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तो सब बेसिक चीज़ें 11th-12th वाली है, तो आपको बस डेफिनेशन याद रखना है, दैट्स ऑल। अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है तो ये है। सर हम लोग को गेट में सिर्फ रो रिड्यूस्ड वाला ही क्वेश्चन रहेगा, उसी पे बेस्ड। रो रिड्यूस्ड क्या, रैंक का? हाँ कैसे भी रैंक निकाल लो, कोई दिक्कत, रैंक पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। रो रिड्यूस्ड वाला क्यों रहेगा? सिलेबस थ्योरम, में तो रो रिड्यूस्ड लिखा हुआ है। हाँ रो रिड्यूस्ड लिखा हुआ है, रैंक भी तो लिखा हुआ है,
तो रैंक से रिलेटेड थ्योरम बेस्ड भी तो क्वेश्चन होंगे। रैंक निकालना होगा तो रो रिड्यूस निकालो आप। ठीक है, आते हैं एक बार डेफिनेट फाइन करते हैं। सो रो इकेलॉन फॉर्म ये क्या होता है? इसमें कुछ कंडीशंस हैं रो इकेलॉन फॉर्म का, कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? Every leading element should be 1 and 0 rows should be at the bottom. सर गॉस जॉर्डन मेथड ऑफ एलिमिनेशन। दूसरे बना सकते हैं, बट 3 कंडीशन, क्या कंडीशंस लिखेंगे आप? कोई मैट्रिक्स है उसको कब बोलेंगे ये हम कि वो रो इकेलॉन फॉर्म में है? पहला क्या कंडीशन था जी? पहला कंडीशन था कि ऑल 0 रो शुड बी एट बॉटम। एक तो यही कंडीशन ना पहला। Yes, sir. बॉटम 3 कंडीशन है जो देखना होता है मेनली। तो सर आई एफ और नीचे वाली रो 0 वाली फॉर्म की। हाँ, सर तो तो फिर वो तो ऐसी तभी पॉसिबल है जब हम या तो कॉलम ऑपरेशन नहीं सिर्फ रो ऑपरेशन करें। हाँ, चूंकि अब रो इकोलॉन फॉर्म लिख रहे हैं हम, तो रो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हमने फिक्स कर दिया ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रो इकोलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अगर रो इकोलॉन फॉर्म लिख रहे हैं सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे अब। एग्जैक्टली रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म लिख रहे हैं सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, यहाँ मैंने फिक्स नहीं किया। देखिए इस थ्योरम में मैंने फिक्स नहीं किया कि रो ऑपरेशन लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम लगाना, दोनों लगा सकते हैं। हमने कहा बाई मीन्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के एनी मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस लाइक दिस, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। बट रो इकोलॉन फॉर्म मतलब सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं आपको। नाउ इन द रो इकोलॉन फॉर्म यू हैव टू अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन। तो मैं लिखूंगा अभी, देखो। सो यू हैव टू अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन देयर। तो इसमें कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि देखो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है सो अ मैट्रिक्स इज इन रो इकेलॉन फॉर्म। एक RREF होगा, ये REF है, मैं 2 तरह से डिफाइन करूंगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रो इकेलॉन फॉर्म है। एक रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा कंडीशन होगा। सो दिस इज द रो इकेलॉन फॉर्म। एक होगा RREF, रो रिड्यूस्ड इकेलॉन फॉर्म, जो सिलेबस में लिखा है, तो वो इसका अगला एक्सटेंशन है। सो अभी मैं सिर्फ रो इकेलॉन फॉर्म लिख रहा हूँ और ये काफी है रैंक निकालने के लिए। सो अ मैट्रिक्स इज इन रो इकेलॉन फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, पहला कंडीशन है कि ऑल 0 रो आर इन बॉटम, या जैसे लिखता है कि ऑल 0 रो आर एट द बॉटम। सो आर एट द बॉटम। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि सो इन ईच नॉन जीरो रो, ये कह रहा है कि इन ईच नॉन जीरो रो, इन ईच नॉन जीरो रो, ये कहीं भी देखना है कंडीशन, 3 कंडीशन होगा। सो इन ईच नॉन जीरो रो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी इसको लीडिंग एंट्री बोलते हैं या पाइवट भी बोलते हैं। जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है इसको हम पाइवट बोलते हैं या लीडिंग एंट्री बोलते हैं। इसी को हम लीडिंग एंट्री या पाइवट बोलते हैं। लीडिंग एंट्री और पाइवट एलिमेंट, ठीक है, पाइवट बोलते हैं। सो इन ईच नॉन जीरो रो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, जिसको लीडिंग एंट्री या पाइवट एलिमेंट बोलते हैं, दैट पाइवट एलिमेंट विल बी is to the right of the leading entry, is to the right of the leading entry of row above it।
कहना चाह रहा है कि समझिए किसी रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो राइट में होगी देन द लीडिंग एंट्री एबव इट, इसके ऊपर वाले रो में जो लीडिंग एंट्री होगा वो पहले वाले कॉलम में आएगा और ये बाद वाले कॉलम में आएगा, ये कहना चाह रहा है। देखिए ईच नॉन जीरो रो, इन ईच नॉन जीरो रो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो कि लीडिंग एंट्री है, इन ईच रो लीडिंग एंट्री इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो एबव इट, इसके ऊपर वाले रो का जो लीडिंग एंट्री है उसके कंपैरिजन में जो नॉन जीरो एंट्री वो राइट में होगी। मैं एग्जांपल लिख के बताऊंगा अभी। तीसरा कंडीशन लिखो, तो थर्ड कंडीशन इज so कह रहा leading entry of each non-zero row is strictly to the left of the leading entry in the row below it। so वही बात है। है ना, पहला तो ऑल नॉन जीरो रो है ना, जीरो रो बॉटम पे होगा एंड कह रहा ऑल एंट्री, हालांकि सफिशिएंट है लेकिन देख लो एक और, कह रहा ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री, सो ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम, हालांकि दो कंडीशन काफी है लेकिन एक और कंडीशन आप लिख सकते हो, तो ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री, बिलो अ लीडिंग एंट्री इज जीरो। तो ये तीन कंडीशन आप देख लीजिए एक बार, ये ओके है, वो कहीं भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, कहीं भी तीन कंडीशन लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में एबव जीरो भी हो जाएगा तो रो रिड्यूस हो जाएगा हाँ, ऑल एंट्री बिलो लीडिंग एंट्री आर जीरो, ये ना, ठीक है। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो, ये वही बात है, ऑल एंट्री बिलो लीडिंग एंट्री आर जीरो। तो ये तीन कंडीशन है जो कि बस आपको देखना होता है किसी मैट्रिक्स में कि वो रो इक्लॉन फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये बहुत इजी सा कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आप बताइए देख के ये है कि नहीं है, पढ़ लीजिए सब लोग। रिड्यूस्ड में तो सिर्फ इसके जो तीसरा कंडीशन है इसमें एबव भी सारा जीरो एलिमेंट आ जाएगा। हाँ हाँ तीसरे हाँ, कंडीशन में तो रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में ऊपर नीचे सब जीरो हो जाएंगे और लीडिंग एंट्री को 1 करना होता है, वहां पे दो कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाता है। ये रो इक्लॉन फॉर्म है। देखिए रो इक्लॉन फॉर्म में क्या था कि जो जितने भी लीडिंग एंट्री है वो जीरो होगा, लीडिंग एंट्री सॉरी जितने भी जीरो रो है वो बॉटम पे होगा, लीडिंग एंट्री इन अ नॉन जीरो रो विल बी राइट टू द लीडिंग एंट्री एबव इट और द रो एबव इट, और ऑल द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री आर जीरो। ये तीन कंडीशन है। एग्जांपल देखिए, जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं, जैसे 0 0 0 0 4x4 का लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे है अभी के लिए मान लो 0 1 2 3 0 0 0 3, अभी के लिए चलो यही लिख देते हैं, मान लो 0 0 0 0। क्वेश्चन इज क्या ये रो इक्लॉन फॉर्म में है कि नहीं है? तो क्या कंडीशन, देखो ये फर्स्ट रो का ये लीडिंग एंट्री है, सेकेंड रो का ये लीडिंग एंट्री है, थर्ड रो में कोई लीडिंग एंट्रीज नहीं है। तो कंडीशन चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रही है। सो दे आर सेइंग ऑल जीरो रो एट द बॉटम, सो ये जीरो रोज हैं, ये बॉटम पे हैं। अच्छा, लीडिंग एंट्री क्या होता है? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज अ लीडिंग एंट्री। तो थर्ड कंडीशन ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो, या इज जीरो, है ना, आर जीरो कर दूं, आर जीरो। सो जैसे ये लीडिंग एंट्री है यहाँ पे, अभी तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। सो दिस इज अ लीडिंग एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो रो इन एनी, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इज द लीडिंग एंट्री। तो ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए, लीडिंग एंट्री जीरो होनी चाहिए। ये लीडिंग एंट्री नहीं है हालांकि। तो अब क्या बोलना चाह रहा है दूसरा कंडीशन, इन ईच नॉन जीरो रो द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, जिसको हम लीडिंग एंट्री बोलते हैं या पाइवर्ट बोलते हैं, लीडिंग एंट्री इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ रो एबव इट। तो ऊपर वाले रो के कंपैरिजन में, जैसे इसके बारे में बात कर रहा है
कि इस ये जिस भी पोजीशन पे है तो इसके ऊपर वाले कॉलम, ऊपर वाले रो में जो लीडिंग एंट्री है ये उसके राइट में होगा, है ना। तो ये यहाँ पे है, ये इसके राइट में है, तो ये है। सो दिस इज इन द रो इकोलॉन फॉर्म। तो ये है रो इकोलॉन फॉर्म में। सो दिस मैट्रिक्स इज इन रो इकोलॉन फॉर्म। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि 1 2 3 4 लेट्स से, और 0 2 3 1, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 3। क्या ये है अभी रो इकोलॉन फॉर्म में? यस सर। बाकी लोग बताइए। नो सर, जीरो रो बॉटम पे होनी चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे 0 रो बॉटम में नहीं है, पहला कंडीशन था। तो यहाँ पे फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री ये है, सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री है, इसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं, इसकी लीडिंग एंट्री इधर हो गई। तो पहली कंडीशन थी कि 0 रो बॉटम पे होने चाहिए, तो बॉटम में तो है ही नहीं, बीच में आ गया। सो दिस इज नॉट इन रो इकोलॉन फॉर्म। अच्छा, अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो इकोलॉन फॉर्म में ले आएंगे, अब कैसे आ जाएगा ये? तो बट मैं अगर ऐसा करूं इसमें, बट अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं कि R3 इंटरचेंज्ड विथ R4, आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो नाउ दिस विल, है ना। तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, R3 और R4 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। सो 1 2 3 4 0 2 3 1, और ये आ गया 0 0 0 3 0 0 0 0। नाउ इट इज इन द फॉर्म, राइट। सो अब फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री ये है, सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री ये है, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री ये है, और 0 रो बॉटम में है। किसी भी नॉन जीरो रो में वो राइट में है देन द रो एबव इट। अपने ऊपर वाले रो का लीडिंग एंट्री है कंपटीशन में, कोई भी एलिमेंट, कोई भी लीडिंग एंट्री राइट में होगी। अपने ऊपर वाले रो के लीडिंग एंट्री है कंपटीशन में, वो राइट में होगी। जैसे ये है, अपने ऊपर वाले लीडिंग रो के कंपटीशन में राइट में है, ये वाले उसका में राइट में, इसके ऊपर कोई है ही नहीं 1 के ऊपर। तो ये है REF। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे रो ऑपरेशन यूज करके, सो रो ऑपरेशन अगर आप यूज कर दोगे, अभी भी क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे? अभी तो नहीं होना चाहिए ऐसा। ऐसा कैसे हो रहा है? अभी आज तो मैंने दूसरे आईडी से बनाया है, ये लिंक जनरेट किया है, चेक कीजिए एक बार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप अनम्यूट करके देखिए, कर पा रहे हैं? अभी नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों के साथ ऐसा है क्या? बाकी तो अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? हाँ जी अमित, आपका तो अनम्यूट ही है अभी भी। यस सर। बाकी लोगों के साथ दिक्कत नहीं, आई थिंक ठीक है। कुछ हो सकता है, कुछ इशू, आई डोंट नो क्या है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। कुछ कल भी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी ठीक है ना, ये रो इकोलॉन फॉर्म में है। सर So- वो साइड वाले में ना अनम्यूट दिखता है और इधर वाले में म्यूट दिखता है। अच्छा, सर साइड में जो लिस्ट होता है ना, वहाँ पे अनम्यूट दिखता है, लेकिन यहाँ माइक के पास म्यूट दिखता है। तो यहाँ फिर एक्चुअली वो म्यूट रहता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, मतलब कभी कभी 2 बार, हम भी 2-3 बार ज्वाइन किए तब हुआ, एक बार में मेरा भी म्यूट ही था। पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो रो इकोलॉन फॉर्म है ना, अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो इकोलॉन फॉर्म में ले आओ, तो जो रैंक है ना, तो बस थ्योरम ये कहता है, जस्ट मैं अभी के लिए थ्योरम लिख के छोड़ दूंगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना? सो अगर आप रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो किसी मैट्रिक्स को, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो आपको बताएगा रैंक। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 2। तो ये जो रैंक है इसका 2 है। ये तो RF में था नहीं, लेकिन एक ऑपरेशन लगा दिया तो अब ये हो गया। तो अब इसका रैंक कितना है? सो नॉन जीरो रो देख लीजिए कितने, 1 2 3, तो इसका रैंक 3 है। सो यहाँ से जो ये रैंक है ये इसका 3 होगा, इस वाले मैट्रिक्स का। वो RF में नहीं था, स्टिल रैंक 3 है, बट आप कन्वर्ट कर लोगे तो एक वे बनाया गया है कन्वर्ट करने का, सो उससे हो जाएगा। ठीक है ना?
तो रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कल डिसाइड, एक क्वेश्चन रैंक का मैं करवा देता हूँ, देखो तो इससे आसान होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन रैंक का देख लेते हैं, PYQ का ही। बाकी मैं कल अभी रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म कल इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी रो इकोलॉन फॉर्म लिखा है REF, कल लिखाऊंगा RREF। दो एक्स्ट्रा कंडीशन है जस्ट, एक कंडीशन है लीडिंग एंट्री मस्ट बी 1 एंड सेकंड कंडीशन है लीडिंग एंट्री के ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहाँ बस क्या था, लीडिंग एंट्री के बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए। उसमें होता है लीडिंग एंट्री के बिलो एंड एबव बोथ आर 0, लीडिंग एंट्री आर 1, जस्ट इतना ही कंडीशन है। कौन सा वाला असाइनमेंट ओपन करूं? किसी का भी रैंक निकाल सकते हैं, रैंक तो रैंक वाला अलग से एक होगा इसमें। अच्छा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड रैंक, ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट भी कल स्टार्ट करूंगा, तो कल डिटर्मिनेंट देखेंगे अभी हम लोग। सो जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लो जहाँ रैंक का क्वेश्चन हो, जैसे अभी के लिए मान लो ये है सिंपल सा, इससे रो इकोलॉन फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा और आपका रैंक भी आ जाएगा। जैसे ये है क्वेश्चन अभी के लिए, इसका रैंक क्या है, तो पूछा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, ये मुझे रैंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लिए, एंड देन रैंक भी आ जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, देर आर डिफरेंट मेनी वे टू फाइंड रैंक, इट्स नॉट लाइक एक ही तरीका है। अभी हमने इतने सारे तरीके डिस्कस किए हैं। इफ यू कैन सी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इज द रैंक, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इज द रैंक, मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना। इफ यू कैन सी द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज द रैंक। रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज द रैंक। रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कल कन्वर्ट करेंगे, स्टिल वही चीज़ें हैं, तो रैंक होगा वो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा चलो कन्वर्ट करते हैं, तो मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ। सो R2 को चेंज करो, R2 माइनस 2R1, ठीक। तो ये मैट्रिक्स बनेगी अब। सो R1 है 1 4 8, R2 है 0, यहाँ 2 हो जाएगा, 16 घटा दो तो 6 हो जाएगा, 0 4 12, रैंक 2 है, ओके। अब इसमें क्या करो, नाउ यू अप्लाई, इसमें अप्लाई करो कि R3 चेंजेस एज R3 माइनस 2R2। अगर ये वाला ऑपरेशन लगाओगे सो यू विल हैव 1 4 8 0 2 6 0 0 0। नाउ इट इज इन रो रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म। अब ये रो इकोलॉन फॉर्म में है, कैसे पता चला मुझे, 0 रो आर बॉटम, ये लीडिंग एंट्री, दिस इज द लीडिंग एंट्री। सो लीडिंग एंट्री ऑफ अ नॉन जीरो रो इज द राइट टू द लीडिंग एंट्री एबव इट। तो पहले रो का लीडिंग एंट्री ये है, तो इस तरह से राइट में जाता रहेगा इसके बाद। तो ये हो गया, दिस इज रैंक, यहाँ दिख रहा है लीडिंग। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या नंबर ऑफ लीडिंग एंट्रीज, नंबर ऑफ पाइवर्ट्स, सो दे आर द रैंक। तो यहाँ से रैंक आ गया। सो रैंक ऑफ ए इज 2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो इस तरह से आप रैंक निकाल पाओगे। बहुत सारे रिजल्ट भी डिस्कस किया हमने रैंक का। ओके जी, जैसे अभी के लिए मैं आप इस पे आता हूँ। डिटर्मिनेंट अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, तो मैं डिटर्मिनेंट भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे है ना, जैसे ये कह रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पूछ रहा है कैन नॉट बी, इसका कोई आंसर बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है, तो डिटर्मिनेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, सो ए 3x3 मैट्रिक्स है और बी भी 3x3 मैट्रिक्स है। ए इंटू बी भी 3x3 मैट्रिक्स होगी, बी इंटू ए भी 3x3 मैट्रिक्स होगी, राइट। अब हमें बता रखा है कि रैंक ऑफ ए इंटू बी इज 1। तो मैं आपसे पूछूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आएगा? 0, क्योंकि ए बी इज 3x3 मैट्रिक्स, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक इज 3। तो ये 1 है जो कि लेस देन 3 है, तो रैंक 0। और ये डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इज 0, सो डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए इज 0 एंड डिटर्मिनेंट बी ए इज 0। सो कहने का मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो बी ए का डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की।
नाउ व्हाट कैन यू से, अगर BA का डिटर्मिनेंट 0 है, सो व्हाट कैन बी से रैंक अबव BA? cannot be 3. It will be less than 3 for sure, so it cannot be 3. बस हो गया आंसर. So it cannot be 3, क्योंकि अगर रैंक 3 होता तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता. थ्योरम है, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक इज फुल रैंक. सो यहाँ रैंक 3 होगा तो AB सब मैट्रिक्स, AB का 2/2 सब मैट्रिक्स भी सब 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्योंकि रैंक 1 है तो AB का सारा 2/2 0 हो जाएगा. जी. ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करता हूं. तो आज हमने क्या डिस्कस किया है? सो आज हमने डिस्कस किया एट द एंड कि रो स्पेस कॉलम स्पेस है ना, तो बेसिस डायमेंशन में कुछ थ्योरम लिखा है, रो स्पेस कॉलम स्पेस रैंक नलिटी पे कुछ थ्योरम लिखाया, रो इक्लोन फॉर्म डिस्कस किया. तो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म कल लिखाऊंगा. आज हमने रो इक्लोन फॉर्म डिस्कस किया. अभी रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म इसी का एक्सटेंशन है. और उसके बाद फिर कल ट्रेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल. अभी कंटिन्यू करेंगे इसको हम. ठीक है, सो दिस पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो. तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा. हाँ बोलिए. सर लास्ट क्वेश्चन में रैंक BA का क्या होगा? 1? नहीं नहीं, रैंक हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि रैंक जो होगा वो 3 नहीं होगा. ये गारंटी दे सकते हैं. मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया ना, तो ये श्योर है कि रैंक 3 नहीं होगा. बट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है. जी ठीक. बट ये पूछा है कैन नॉट बी, रैंक ऑफ BA कैन नॉट बी. So rank of BA cannot be 3. Why? Because if rank is 3, then determinant has to be non-zero. But determinant is 0, that's why rank has to be less than 3. ठीक है जी, चलिए तो अभी स्टॉप करते हैं. कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहीं पे. So we'll continue this part. रैंक ऑफ AB जो रैंक है वो लेट 1. ओके, देन रैंक ऑफ BA 1 होगी. इसका रूल है क्या? नहीं नहीं नहीं, रैंक 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है BA की. ओके, थैंक यू सर. हाँ सर उसमें ऐसे देखेंगे. अच्छा एक मिनट, कि रैंक ऑफ of AB जो है 1 है ना, तो हम ये जानते हैं कि एक मिनट रुको, इसमें एक लिमिट आ जाएगा ना. एक कंडीशन हमने पढ़ा है अभी, एक मिनट रुको. सो हमने ये पढ़ा था कि रैंक को मैं रो लिख रहा हूँ अभी. सो रैंक ऑफ AB इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक A रैंक B, यही ना. और रैंक ऑफ BA विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक A रैंक B. सो यहाँ से क्या पता चला मुझे कि इसकी वैल्यू 1 है. सो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस? कोई जरूरी नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है. ऐसे मैट्रिक्स भी है जहां A इंटू B नॉन जीरो आएगा, B इंटू A 0 आ जाएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. तो मतलब ऐसा मैट्रिक्स है A एंड B जहां A इंटू B 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, B इंटू A नॉन जीरो आ जाएगा. हाँ यस सर, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता ना. नहीं नहीं, क्वेश्चन क्यों गलत होगा? उसका तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना, फिर बोलेंगे. 2 आंसर आ जाता ना सर, फिर 2 आंसर आ जाता है, इसीलिए बोल रहा कौन से 2 आंसर आ जाता? हूं. वैसा होता तो सर 3 भी हो जाता, 2 भी हो जाता, तो 2 आंसर हो जाता. नहीं सर, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा BA का. फिर अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो फुल रैंक आएगा ना उसका. अब क्या ही बताऊं तुम लोगों को, दिमाग होगा तभी तो इस्तेमाल करोगे. छोड़ो, ये जनरल क्वेश्चन है. हम इसका आंसर होगा 3. मैं कह रहा हूं उस सिचुएशन में वैसा हो सकता है, वैसा नहीं भी हो सकता है. तो क्वेश्चन ये तो जनरल क्वेश्चन है ना. ठीक है, अब यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू. दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा.